आपको इस वीडियो में आज की कक्षा में प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित सारी बातें बताऊंगा। मैं इसके पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था प्रकाश से परावर्तन के बारे में, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी वो वीडियो लगी होगी। और उसी अंदाज में मैं आज फिर से आपको प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताऊंगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है नहीं। हम लोग मामला समझते हैं। पहले चलो जी मान लेते हैं कि ये मेरा सघन माध्यम है। कौन माध्यम है? सघन माध्यम है। और ये मेरा कौन माध्यम है? विरल माध्यम है। ये मेरा सघन माध्यम है, ये मेरा विरल माध्यम है। अब चला जी गौर फरमाएंगे कि सघन माध्यम किसको बोलते हैं और विरल माध्यम किसको बोलते हैं। सघन माध्यम उसको बोलेंगे जिसका कण पास पास सटे होंगे, उसको सघन माध्यम बोलेंगे। और विरल माध्यम किसको बोलेंगे? जिसका कण दूर दूर होंगे, जिसका कण दूर दूर होंगे। यानी पूछेगा आपसे कि बताइए हवा और पानी में कौन सघन कौन विरल? चलिए पानी आपका हो जाएगा सघन, क्योंकि पानी के कण पास पास सटे होंगे। और हवा का कण हो जाएगा क्या चीज? विरल। ठीक है। लेकिन मेरे विद्यार्थी यही क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि बताइए पानी और कांच में कौन सघन और कौन विरल? कांच चला जी आपका हो जाएगा सघन और पानी हो जाएगा विरल। यही मामला है सरकार। अब प्यारे विद्यार्थी बात क्या है कि कहीं पर पानी सघन है, कहीं पे पानी विरल है। यह डिपेंड करती है कि वहाँ दो माध्यम जो है वो कौन कौन माध्यम मौजूद है। ठीक है। वो दो माध्यमों पर डिपेंड करती है कि कौन कितना सघन है, कौन कितना विरल है। ठीक है। यानी सघन और विरल ये दर्शाता है कि उसके कण कितना पास पास सटे हैं कि कितना दूर दूर है। हम आपको बताएं कि मान लेते हैं मेरा नीचे का जो माध्यम है वो सघन माध्यम है और ऊपर का माध्यम है वो क्या है? यदि सघन माध्यम से चला हम प्रकाश की किरण को लाएंगे, यदि हम सघन माध्यम से प्रकाश की किरण को लाएंगे तो उसको सीधा सीधा पार हो जाना चाहिए था, सीधा सीधा पार हो जाना चाहिए था। लेकिन चला जी कुछ कोण के साथ में वो मुड़ करके ऐसे चला जाता है, कुछ कोण के साथ में मुड़ करके ऐसे चला जाता है। यानी कहने का अर्थ है सरकार सघन मतलब कि ज्यादा कोण रहेगा। सघन मतलब मेला में चला जी हम जाते हैं तो ज्यादा भीड़ रहता है, मेला में जाते हैं ज्यादा भीड़ रहता है, यानी वो सघन। वो ग्राउंड में हम जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, अपना रूम में आएंगे, वहां पे सिंगल हम लोग रहते हैं, खाली जगह रहता है, वो विरल। वो तो आप मेला में अपने आप को दबा हुआ महसूस कीजिएगा, अपने आप को दबा हुआ महसूस कीजिएगा। और जैसा ही फैल जगह में जाओगे तो अपने आप को फैला हुआ महसूस कीजिएगा। मेला में आप देखिए कभी चपाए उपाए जाते हैं, एकदम एक दूसरा से बिछड़ जाता है आदमी, इधर उधर हो जाता है दब करके। यानी मेला आपका हो गया सघन और फैल जगह जहां पर हम जाते हैं ग्राउंड हो गया, वो हो गया विरल। यानी वहां हम क्या फील करते हैं कि सघन में हम अपने आप को सिकोड़ते हैं, सघन में हम अपने आप को सिकोड़ते हैं। यदि हम यहाँ पे भीड़ रहेगा, हमको साइड से निकलना होगा तो हम अपने आप को सिकोड़ करके निकलेंगे, जितना पतला होकर के निकले सिकोड़ेंगे। सघन में क्या करेंगे? सिकोड़ेंगे अपने आप को। और जैसा ही हमको विरल मिलेगा, फैल जगह मिलेगा, एकदम रेस्ट करेंगे, नहीं फील करेंगे, अपने आप शरीर को फैलाएंगे। यही मामला है। यानी सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना छात्र, रिलैक्स होगा। सघन माध्यम से मतलब बहुत ज्यादा भीड़ से विरल माध्यम में जाएगा, उसको मिल जाएगा, फैल जाएगा। तो अविलंब से चला दिया, अविलंब है ना ऊपर वाला, ये कौन सी है? अविलंब है प्यारे विद्यार्थी। तो अविलंब से दूर हटेगा, अविलंब से यानी फैलेगा, अविलंब से इधर अविलंब की तरफ सिकुड़ेगा नहीं, अविलंब से फैलेगा। ठीक है, कोई डाउट? यानी हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं, नहीं यही मामला है। यानी सब चीज देखो तो इधर से मान के चलो कि सघन माध्यम से कोई वेग जाएगा, मान लेते हैं कि यदि हम यहाँ ज्यादा भीड़ है, यहाँ ज्यादा भीड़ है तो हम यहाँ कम तेज से दौड़ पाएंगे, यहाँ हम कम तेज से दौड़ पाएंगे।
और जैसा ही हमको पूरा फैल जगह मिलेगा तो ज्यादा तेज से दौड़ पाएंगे। यानी वेग सघन माध्यम में कम होता है और विरल माध्यम में अधिक होता है। हमको खाली जगह मिलेगा फिर विद्यार्थी तो हम ज्यादा तेज दौड़ पाएंगे और ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया रहेगा तो दूसरा से टकरा न जाएंगे, यानी धीरे धीरे दौड़ पाएंगे। यानी सघन माध्यम में वेग का मान कम होता है, विरल माध्यम में वेग का मान ज्यादा होता है। नहीं, यानी प्यारे विद्यार्थी, यदि प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जितना भी चीज होता है सब कुछ, या वेग हो या कुछ भी हो, सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ता है। किसमें? सघन से जब विरल में जाते हैं तो सब कुछ बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। कोई डाउट? चला जी, क्या नहीं बढ़ता? तो सिर्फ आवृत्ति नहीं बदलता है। चला जी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती है। हम आप लोग को बताए थे कक्षा 9 में कि आवृत्ति क्या है। आवृत्ति क्या है? 1 सेकंड में दोनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, यही मामला है। फिर विद्यार्थी, मैं आपको बताया कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाएंगे तो अविलंब से दूर हट रहा है, अविलंब से दूर हट रहा है। यदि प्यारे विद्यार्थी मान लो, गौर फरमाइएगा कि यदि इस बार मेरा नीचे आ गया विरल माध्यम, यहाँ क्या आ गया? विरल माध्यम, ठीक है, गौर फरमाइएगा। यहाँ आ गया मेरा विरल माध्यम, ठीक है, और ये हो गया सघन माध्यम, ठीक है। तो यदि प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो इसको पूरा पूरा पार कर जाना चाहिए था फिर विद्यार्थी, लेकिन ये पूरा पूरा पार ना हो करके कुछ कोण के साथ में अविलंब से नजदीक मुड़ जाती है। ये मेरा विलंब है, क्या चीज है? अविलंब है, अविलंब के नजदीक में आ जाती है, अविलंब से नजदीक में आ जाती है। यानी यहाँ क्या हम समझे प्यारे विद्यार्थी, यदि फैल जगह से घने वाला जगह में आएंगे, मेला में आएंगे तो अपने आप को सिकोड़ा महसूस करेंगे, नहीं सिकोड़ता हुआ महसूस करेंगे। फैलान जगह से यदि हम आते हैं मेला वाला जगह में तो हम अपने आप को सिकोड़ करके चलेंगे, यानी चलने में प्रॉब्लम ना हो। यानी यहाँ क्या है कि यदि प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब से नजदीक मुड़ती है, अविलंब से नजदीक मुड़ती है। और सब चीज चला जिसमें घटता है, सब चीज सब कुछ घटेगा, इस घटने का साइन है। सब चीज कम होगा, सब चीज कम होगा, सिर्फ क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगा। कोई डाउट मेरे विद्यार्थी, कोई डाउट है? मैं आपको बताया यदि प्रकाश का किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो विलंब से दूर हटेगा। यदि प्रकाश सब कुछ बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि विरल में सब कुछ फैलता है, सब चीज बढ़ेगा। यदि प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो सब कुछ घटेगा, सिर्फ क्या नहीं चेंज होगा? आवृत्ति चेंज नहीं। कोई डाउट है? अब प्यारे विद्यार्थी, जो किरण पहले टकराता है, जिस पथ पर आता है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, यही ना मामला है। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है प्यारे विद्यार्थी, उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। यही डाउट है? कोई डाउट है? यानी आपतित किरण और अविलंब यही ना है। अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कौन कौन बोलते हैं? आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं? आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आई से। उसके बाद ये चला टकरा करके लौट न गया, लौट गया तो परावर्तित किरण ना, क्या हो गया? परावर्तित किरण। तो चला इसमें परावर्तित हो रहा है कि अपवर्तित हो रहा है? टकरा करके दूसरे माध्यम में चला गया, अपवर्तित। अब क्या है विद्यार्थी समझेंगे, पहले अपवर्तन जो समझ लेते, अपवर्तन है क्या? अपवर्तन क्या है छात्र? यदि प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अविलंब से दूर, अविलंब से दूर या अविलंब से नजदीक आता है, या अविलंब से नजदीक आता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कोई डाउट? फिर से समझेंगे। यदि प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब से या तो दूर हटता है या फिर अविलंब से नजदीक आता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कोई डाउट नहीं?
मेरे विद्यार्थी अपवर्तन हम लोग समझ गए, यानी ये कौन किरण हो जाएगा? अपवर्तित किरण। कौन किरण? अपवर्तित किरण। अब प्यारे विद्यार्थी अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो ये कोण बनेगा इसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। कोई डाउट है? इसको किससे सूचित करेंगे? आर से। किससे सूचित करेंगे? आर। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और अपवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। कोई डाउट है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थी कि अपवर्तन क्या है। यदि प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अविलंब से या तो दूर हटता है या फिर अविलंब से नजदीक आता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कोई डाउट? अब प्यारे विद्यार्थी बात आती है, मैं आप लोग को बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम है। छात्र गौर फरमाएंगे। प्रकाश के अपवर्तन का क्या दो नियम है उसको हम लोग जानेंगे। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम क्या है कि प्रकाश का किरण, गौर फरमाइए, यहाँ देखिए इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, जो द्वारा है आपतित किरण, और जो टकरा करके सीधे सीधे नहीं गया इधर घूम गया ये अपवर्तित किरण ना। दूसरा माध्यम जाएगा अपवर्तित किरण और ये अविलंब है। तीनों एक ही तल में होगा, यानी आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु है ना, और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, डाला गया, देखिए डाले ना विलंब, डाला गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होता है विद्यार्थी। तीनों एक ही तल में होता है। यही नियम है। पहला नियम क्या है? देखिए आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये बिंदु है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। कोई डाउट? यह पहला नियम था। कौन नियम था ये? दूसरा नियम क्या है? विद्यार्थी गौर फरमाएंगे। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई बट्टा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर हमेशा नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है। अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यही छेला जी म्यू से दर्शाते हैं। ये थ्योरी दिया था स्नेल का नियम है। किसका नियम है? स्नेल का। उसे आप बताइए किस नियम से स्नेल का नियम प्राप्त करते हैं? परावर्तन के दूसरा नियम, परावर्तन के पहला नियम, तो अपवर्तन का पहला नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम। चलिए अपवर्तन का दूसरा नियम, अपवर्तन के दूसरा नियम, यानी जो ये आई है, जो ये कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों को यदि हम भागा देंगे तो जो अपवर्तनांक आएगा उसके बराबर होगा। इसका और इस दोनों का अनुपात हमेशा क्या होगा? एक अपवर्तनांक होगा। यानी सेकंड वाला कैसे याद करेंगे? इसमें सेकंड है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात होता है हमेशा क्या होता है? नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। कोई डाउट? सेकंड समझ में आया? फिर से समझते हैं। फर्स्ट वाला तो चला इजी है। फर्स्ट वाला पर आसानी से समझ पाओगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या है? एक ही तल में। कोई डाउट? लेकिन प्यारे छात्र दूसरा नियम भी इजी है, समझने की चेष्टा कीजिए। दूसरा नियम क्या है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण को यदि हम भागा देंगे, अनुपात में करेंगे, तो हमेशा वो किसके बराबर होगा? अपवर्तनांक के बराबर होगा, म्यू के बराबर होगा। यानी कौन कितना सघन है, कौन कितना विरल है, उसके बराबर होगा, उसके बराबर होगा। यानी कौन कितना सघन है और कौन कितना विरल है, ये कैसे हम ज्ञात करेंगे? यही फॉर्मूला से, साइन ए बटा साइन आर से।
कोई डाउट? कोई डाउट? पहले विद्यार्थी, ये प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। चला जी, हम एक ही बार में आपको दोनों समझा देते हैं, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों नियम। ठीक है, एक बार फिर सब लोग का रिवाइज हो जाएगा। गौर फरमाइए, प्रकाश का परावर्तन क्या था प्यारे छात्र? कि ये मेरा था दर्पण, चिकना या चमकीला सतह। प्रकाश के किरण को हम ला रहे थे। ठीक है, प्रकाश का किरण आया तो आपतित किरण, और टकरा करके लौट गया तो कौन किरण? परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण हो गया। ये जो आया इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब। ये जो बना ये आपतन कोण। आया तो क्या चीज? आपतन कोण। और टकरा के लौट गया तो कौन कोण? परावर्तन। यही मामला है सरकार। और जो किरण लौटा परावर्तित किरण, आया वो कौन किरण? आपतित। यही झोल है। कोई डाउट? अब प्यारे छात्र, मैं आपको बताया कि ये बीच वाला अभिलंब है। यदि आपको परावर्तन का नियम पूछेगा, ये आपका अपवर्तन का नियम है। किसका नियम है? अपवर्तन का नियम है। और यदि आपको परावर्तन का नियम पूछेगा, परावर्तन का नियम पूछेगा, तो आप क्या बताए थे? पहला नियम गौर फरमाइए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में होता है। ये पहला था। दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। यानी ये 30 तो ये भी 30। ये दोनों याद हो गया फिर विद्यार्थी। इसका नियम क्या है? अभी अपवर्तन का नियम क्या है? कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, देखो चाहे इसमें परावर्तित नहीं कर देगी, क्या करना है? आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही सतह में होता है, एक ही तल में होता है। कोई डाउट? अब प्यारे विद्यार्थी, तो पहला नियम था अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है छात्र? कि आपतन कोण, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, इसमें परावर्तन कोण नहीं होगा, तथा अपवर्तन कोण का अनुपात, अनुपात मतलब भागा का, यानी साइन आई बटा साइन आर हमेशा एक नियतांक होता है या अपवर्तनांक होता है, म्यू के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर। अब सरकार, दोनों नियम तो क्लियर हो गया। अब आप बोलिएगा कि मास्टर ये अपवर्तनांक क्या है? तो प्यारे विद्यार्थी, अपवर्तनांक वह माध्यम है या वह व्यवस्था है जिससे यह पता चलता है कि कौन माध्यम कितना सघन है, कौन माध्यम कितना विरल है। जिसका अपवर्तनांक का मान जितना ज्यादा, जिसका अपवर्तनांक का मान जितना ज्यादा, उतना वो ज्यादा सघन होगा, उतना वो ज्यादा सघन होगा। जिसका अपवर्तनांक का मान जितना कम, उतना सघनता कम होगा। ठीक है, कोई डाउट? यानी फिर प्यारे विद्यार्थी, हीरा, हीरा का सघनता सबसे ज्यादा होता है। हीरा का सघनता सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा कठोर होता है। यानी हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, इसलिए वो सबसे ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि किसका कितना ज्यादा होता है अपवर्तनांक के बारे में। गौर समझिएगा मेरे विद्यार्थी, मैं आप लोग को बताया कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को किससे सूचित करेंगे? म्यू से सूचित करेंगे। चला जी, ये हो जाएगा माध्यम और ये हो जाएगा, ये आपका हो गया माध्यम और ये हो गया अपवर्तनांक का वैल्यू, अपवर्तनांक का वैल्यू। चला, यदि माध्यम आपका निर्वात दे दे, क्या दे दे? निर्वात, तो निर्वात का वैल्यू कितना होता है? 0। यदि आपको माध्यम दे दे हवा, तो हवा का होता है 1.008। ये हवा का हो गया। यदि आपको जल दे दे, क्या दे दे? जल, जल का अपवर्तनांक 1.33।
जल का अपवर्तनांक। और जल के बाद यदि कांच दे दे, क्या दे दे? कांच। कांच का होता है 1.5, कांच का 1.5। यदि आपको हीरा दे दे, हीरा का अपवर्तनांक कितना? 2.4 2.42। कोई डाउट? यानी चला जी, हम ज्यो ज्यो सघनता बढ़ रही है, यानी सटे कण पास पास ज्यो ज्यो बढ़ रहे हैं, त्यों त्यों अपवर्तनांक का मान बढ़ते जा रहा है। निर्वात में चला जी कोई हवा नहीं होता है, हवा होता ही नहीं, हवा को हम निकाल लेते हैं, उसको निर्वात कहते हैं। तो निर्वात की अपवर्तनांक 0। चला जी, हवा में कण रहता है, मौजूद रहता है, हवा में कण मौजूद रहता है, तो जब हवा में कण मौजूद होगा तो 1.008 इसका अपवर्तनांक होता है। और जल का, जल में भी चला जी कण मौजूद है, हवा पानी में कण सघन, पानी सघन, पानी क्योंकि वो हवा से ज्यादा उसका कण पास पास सटे, ठीक है। यानी जल का अपवर्तनांक 1.33। कांच, कांच मतलब शीशा, शीशा का अपवर्तनांक 1.5 और हीरा का 2.42। यानी सबसे ज्यादा जिसका अपवर्तनांक, यानी हीरा, हीरा चला जी सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है, सबसे ज्यादा कौन? यानी चला जी, हम अपवर्तनांक को यह कह सकते हैं, अपवर्तनांक को यह कह सकते हैं कि अपवर्तनांक समानुपाती होता है घनत्व का, इसका ज्यादा घनियाई है, ठूस ठूस के कण भरल है, यानी जितना ज्यादा कण रहेगा उतना ज्यादा अपवर्तनांक रहेगा। यानी एक और कह सकते हैं कि अपवर्तनांक समानुपाती होता है सघनता का, किसका? जितना ज्यादा सघनता उतना ज्यादा अपवर्तनांक, जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना ज्यादा सघनता। कोई डाउट? ये तो बात प्यारे विद्यार्थी अपवर्तनांक से संबंधित बातें थी। अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताइए, पानी में डूबा हुआ सिक्का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो पानी में डूबा हुआ सिक्का हमको उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? परावर्तन, अपवर्तन। पानी में डूबे हुए छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है, क्यों? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, ठीक है। यानी चला जी पूछे, बताइए पानी में तैरती हुई मछली ऊपर उठी प्रतीत होती है, क्यों? ठीक है, तो जानते हैं विद्यार्थी की क्या इसका झोल है अपवर्तन से संबंधित। चला जी, यदि आपका बात करेगा अपवर्तन का, तो अपवर्तन में दो कंडीशन से आपको क्वेश्चन पूछेगा। एक बोलेगा कि प्रतीत होता है, एक प्रतीत होता है। दूसरा आपसे पूछेगा कि ऊपर उठा, यानी अप, ऊपर उठा हुआ, ऊपर जिस क्वेश्चन में चला जी प्रतीत होता हुआ चाहे ऊपर उठा हुआ क्वेश्चन आएगा, एकदम सीधा टिक करोगे अपवर्तन। किसको टिक करोगे? अपवर्तन। विदाउट चला जी गुण ज्ञान क्वेश्चन में आपको ये सब चला जी सब जगह नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यानी क्वेश्चन में आपको अपवर्तन का क्वेश्चन पूछा कि बताइए पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है, क्यों? प्रतीत आ गया लास्ट, तो प्रतीत आ गया तो अपवर्तन। किस सिद्धांत पर? आप गड़बड़ाओगे नहीं। अपवर्तन विवर्तन आपका अब नहीं होगा, अपवर्तन परावर्तन नहीं होगा, यानी पूर्ण परावर्तन भी नहीं होगा, नहीं ना होगा। अब तो झोल नहीं है, यानी जिसमें जो क्वेश्चन में परावर्तित होता है या ऊपर उठा हुआ देखेंगे उसको हम डायरेक्ट टिक करेंगे। क्या चीज? अपवर्तन। जो ऑप्शन में आपका अपवर्तन रहेगा उसको हम टिक कर देंगे, यानी चूज कर देंगे। चला जी, इसका कुछ कुछ उदाहरण है, जैसा पानी में डूबा हुआ सिक्का, डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, ऊपर उठा प्रतीत होगा। चला जी, प्रतीत से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो अपवर्तन। कोई डाउट? दूसरा क्वेश्चन आपका कहेगा कि पानी में डूबी हुई छड़ी, पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होगी? टेढ़ी प्रतीत होती है। तो चला जी, पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी ना दिख रही है, तो चला जी अब जो क्वेश्चन आपसे पूछता है ना, ये पहले हम लोग के चाचा के समय में पूछा करता था। अब क्वेश्चन क्या पूछता है जानते हैं?
अब जो बच्चा साइंस का डिटेल्स ज्ञान नहीं मिलेगा चला जी ऊपर हो जाएगा मामला झोल। मान के चलिए कि ये मेरा पानी है, क्या चीज है? पानी। पानी विदाउट पानी है, गौर फरमाइए इधर, हल्ला नहीं, ये पानी है। अब चला जी पानी में छड़ी को हम डाल रहे हैं, यहाँ से आप छड़ी को डालोगे ना, मान के चलो कि यहाँ से ये मेरा छड़ी है, क्या चीज? स्टिक है। ये क्या चीज है? स्टिक है, सीधा विलंब होता है। यदि आप ये छड़ी को डालोगे तो ये छड़ी चला जी यहाँ नहीं रह दिखेगा आपको पानी में, ये छड़ी ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखेगा, यहाँ दिखेगा उसका फोटो। आप यहाँ हाथ डालोगे तो यहाँ छड़ी रहे नहीं करेगा। आप पानी में यहाँ हाथ डालोगे ना तो यहाँ छड़ी नहीं रहेगा, छड़ी नीचे रहेगा, छड़ी नीचे। वो डंटा नीचे रहेगा, वो स्टिक नीचे रहेगा। तो चला ऊपर उठा प्रतीत हो रहा है, नीचे नहीं ना, क्या प्रतीत हो रहा है? ऊपर उठा। वही था कि पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है। टेढ़ी मतलब इस सीधा से जैसा लगा कि टूटा है, टेढ़ा है, तो टेढ़ा प्रतीत होगा किसके कारण? अपवर्तन के कारण। विदाउट